हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आपने फिजिक्स के पेपर में आइडिया लगा लिया होगा कि यूट्यूब में जो फर्जी पेपर डाले जा रहे थे वो सारे के सारे बकवास थे और मैंने आप लोगों को केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे जिनको पढ़ करके आपका पेपर बहुत अच्छा गया। तो अभी भी वक्त है आपके पास, आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, केवल और केवल प्रश्न बैंक उठा लें। आपके पास जो प्रश्न बैंक है उसका आपको प्रश्न बैंक से ही पूरा पेपर बन रहा है। ये चीज़ आपने देख ली आज के पेपर में। त्रैमासिक परीक्षा में भी पूरा पेपर प्रश्न बैंक से बना है, हाफ ईयरली और फाइनल भी बनेगा, इसका भरोसा रखिए आप मुझसे। अगर आप जुड़े हैं, मुझे अगर मानते हैं तो मेरी बात का विश्वास कीजिए। प्रश्न बैंक से पूरा पेपर बनने वाला है तो आप प्रश्न बैंक की अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का जो वीडियो लेसन है। इस वीडियो में बच्चों मैं केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 9th-10th के बच्चों को हमारे वीडियो के बारे में ज़रूर बता दें, हमारे चैनल के बारे में। आपने 9वीं और 10वीं में मेरे वीडियो से काफ़ी फ़ायदा उठाया है, तो प्लीज़ बच्चों, इस साल क्या है 9th और 10th वाले बच्चे मुझसे थोड़ी दूर हैं तो उनकी आप मदद करें, उनको ज़रूर मेरे चैनल के बारे में बताएं। और प्लीज़ मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, थोड़ी करीब हूँ, थोड़ी मदद कर दें आप लोग, तो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिए बच्चों। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो जो लेसन है। देखिए केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। केमिस्ट्री तो थोड़ा सा एक्चुअल में क्या होता है, हल्का सा टफ सब्जेक्ट पड़ जाता है, याद करना पड़ता है, बहुत सारी इक्वेशंस रहती हैं। ये आपके पास पूरा इसका सेटअप है केमिस्ट्री का, आपको मालूम है कितना क्या आना है, कहाँ तक आना है, रेडॉक्स अभिक्रिया तक पूछा जाना है, तो इसमें हम आपको पूरा बता दें। सबसे पहले बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में बच्चों देखिए, बहुविकल्पीय में कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते, ना कोई दे सकता है इंपॉर्टेंट, फिर भी कुछ कुछ प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये प्रश्न तीसरा देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। चौथा देख लीजिएगा, एनटीपी पर 2 गैसों को समान आयतन वाले, एनटीपी क्या होता है बेटा, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका फुल फॉर्म होता है, ये वाला आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ये जैसे कि विलयन की सांद्रता कैसे नापी जाती है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, इनको कर लीजिएगा। 9वां वाला देख लीजिएगा, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र इतना इतना है तो इसका ग्राम अणुभार कितना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 11वां देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा है, मज़ेदार क्वेश्चन ही पूछा जाता है मोस्टली। 16वां देख लें, शुद्ध जल की मूललता कितनी होती है। 20वां वाला देख लीजिएगा, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इनके उत्तर ये लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। बात करते हैं हम प्रश्न उत्तरों की। एक शब्द में उत्तर में ये कर लीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान, चौथा कर लीजिएगा, छठवां कर लीजिएगा, 7वां कर लीजिएगा, 8वां कर लीजिएगा, इनके उत्तर ये लिखे हुए हैं, आप देख लें इनको। फिर अति लघु उत्तरी की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सीमांत अभिकर्मक क्या है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है, हवा को हमेशा समांगी मिश्रण क्यों नहीं मानते। क्यों नहीं मानते समांगी मिश्रण, क्योंकि भैया हवा में बहुत सारी गैसें रहती हैं, जरूरी थोड़ी है कि 50% कार्बन डाइऑक्साइड तो 50% ऑक्सीजन भी हो सकता है, बहुत सारे अनुपात पाए जाते हैं विभिन्न गैसों के, इसलिए समांगी मिश्रण नहीं होता है, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र क्या है, ये डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, विलयन की मूललता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 7वां तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 9वां करना है ना, मोल संकल्पना क्या है, 10वां कर लीजिएगा। मोल और एवोगाड्रो संख्या से आप क्या समझते हैं, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध। बच्चों ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है और ये विगत वर्षों में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया हूँ। मगर फिर भी मेरी रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि आप अपनी तैयारी भी करें और अपनी भी पढ़ाई कर लिया कीजिए। स्टॉक विलयन क्या होता है ये कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सूत्र है, ये उदाहरण वाला मूलानुपाती सूत्र की काउंटिंग की जाती है, कैसे निकाला जाता है ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। स्टॉक विलयन कर लीजिएगा। इसके बाद एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है बच्चों, ये पूछा तो नहीं गया कहीं पे, मगर फिर भी पढ़ लीजिएगा कि 50 ml और 50.0 ml में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कर लीजिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो जाता है, या ना तो द्रव्य को उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते, ये मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको पता ही, पूरा लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर अध्याय 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। अध्याय 2 जो है हमारा, यहाँ पे परमाणु संरचना, इसको अध्याय 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं बताए हैं बच्चों। यहाँ पे एक शब्द में उत्तर में कुछ लगाने का प्रयास कर रहा था, फिर मुझे लगा कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैंने छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये पता कर लीजिएगा आप, मतलब इसको याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब सारी चीज़ें ये सही जोड़ियों में दी हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से इनको, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। ये पाउली का अपवर्जन
सिद्धांत होता है, इसको पढ़ लेना, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं, ये हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम पढ़ लीजिएगा। यहाँ फिर देखिए पाउली का अपवर्जन नियम की उपयोगिता ये पूरी दी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा और महत्व होती है। फिर बच्चों हुंड का नियम ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा हुंड का नियम यहाँ तक चल रहा है। फिर यहाँ पे डी ब्रॉगली तरंग समीकरण, इसको पढ़ लीजिएगा, ये तो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ब्रॉगली तरंग समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है बच्चों, तो जब क्या होता है किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं तो धातु की सतह पर कम तरंग दैर्घ्य का दृश्य प्रकाश आपतित किया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। क्या, ये देखिए कि जब एक उचित आवृत्ति के प्रकाश को धातु की सतह पर डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत तैयार कर लीजिएगा, आप सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, ये भी अपने आप में मजेदार क्वेश्चन है, ये डायग्राम भी सीख लीजिएगा। इसका N+L नियम क्या है, तो बच्चों यही आप सिद्धांत को N+L नियम के रूप में जाना जाता है, आपको मालूम होगा। फिर यहाँ ये क्वांटीकरण है तो नहीं इंपॉर्टेंट, फिर भी देख लीजिएगा। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव भी मैंने आपको बता दिया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे बोहर के परमाणु मॉडल को आपको समझाते हुए इसकी कमियां लिखनी है, कि दीर्घ का छठवां है। 7वां प्रश्न पढ़िएगा, क्वांटम संख्या क्या है, इसके प्रकार। तो क्वांटम संख्या क्या होती हैं, ये एड्रेस होती हैं, ठीक है ना, आपको पता होगा। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, कुल 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। ये कर लीजिएगा। अध्याय 2 आपके फिनिश हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण, गुणधर्मों में आवर्तता। यहाँ पे बाद बच्चों मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में केवल प्रश्न बताए हैं, ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, तीसरा तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देख लेना, इलेक्ट्रॉन बंधुता विद्युत ऋणात्मकता। फिर 11वां क्वेश्चन कर लीजिएगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान शून्य के निकट क्यों होते हैं। 12वां क्वेश्चन कर लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन परिरक्षण प्रभाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद 16वां क्वेश्चन आधुनिक आवर्त नियम क्या है। 17वां क्वेश्चन में परमाणविक त्रिज्या। 19वां क्वेश्चन पुरानी आवर्त सारणी से दीर्घ आवर्त सारणी श्रेष्ठ है क्यों। 21वां क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, तत्वों के भौतिक वाला, ये आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है। ये पूरा जो कथन लिखा है ना, यही तो आधुनिक आवर्त नियम है। फिर प्रश्न क्रमांक 25वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इनके सामान्य गुण बताइए, सामान्य लक्षण। तो ये है डी ब्लॉक के तत्व। यहाँ पे देखिए इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछा है संक्रमण तत्वों के। ठीक है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये हैं बच्चों पूरे कारक, मगर इसमें आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता अलग से भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में प्रश्न की। आयनन बंधुता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, ये है इलेक्ट्रॉन बंधुता के पूरे कारक, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे खत्म हो गया ये हमारा ये प्रश्न। हालांकि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, इसको भी चाहे तो आप देख सकते हैं। ये दोनों प्रश्न, एक है कौन सा प्रश्न आपका, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक ये, और एक ये है आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक ये। दोनों प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मगर मुझे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा इसलिए मैंने इसे बताया। मगर आप लोग अगर समझदार बच्चे हैं तो इनको भी पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं अध्याय 4 की, रासायनिक आबंधन आणविक संरचना। इसमें बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4 तैयार कर लीजिएगा। मैं फिर से कहता हूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक में जितने क्वेश्चन हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है। अब सेटर जो आपका होगा, पेपर सेट करने वाला, उसके माइंड में क्या चल रहा है उसे कोई नहीं समझ सकता बच्चों। फिर भी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बताए इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। विस्पत सिद्धांत, इसको तैयार कर लीजिएगा। विस्पत सिद्धांत एक ये क्वेश्चन, इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि नया प्रश्न ऐड किया गया है इस साल, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एक ये वाला है SF4 वाला, ये वाला भी आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आणविक कक्षक सिद्धांत, इसको पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हीलियम आयन का अस्तित्व होता है, ये वाला। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन, आयनिक बंध क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आयनिक बंध की परिभाषा पूरे इसके ये कारक ये दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे बच्चों ये CO2 अणु की संरचना आ सकती है बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड अणु की संरचना, इस तरीके से डायग्राम पूछा जा सकता है 2 नंबर के लिए, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये प्रश्न बोल रहे हैं आबंध कोण को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो कारक वाले प्रश्न होते हैं ना, ये थोड़ी सी पता नहीं क्यों डाउट पैदा कर देते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये जो आणविक संरचना में है बच्चों, ये 4 संरचनाएं हैं मुख्य, एक CO2 की है,
एक H2O अणु की संरचना है, जल की संरचना, इसको दिखा सकते हैं आप। फिर यहाँ पे एक है बच्चों ये BF3 की बोरान ट्राइफ्लोराइड की संरचना, ये BF3 की संरचना, और एक है NH3 की संरचना। ये 4 संरचनाएं हैं जल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, BF3 की और NH3 की, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर जालक ऊर्जा क्या है? जालक ऊर्जा ये है किन कारकों पर निर्भर करती है? ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तिमाही में शायद पूछा भी गया है, इसको आप देख लीजिएगा। बात करते हैं हम अध्याय 5 की, तो अध्याय 5 तो हमारा हटा दिया गया है पाठ्यक्रम से। फिर बारी आई अध्याय 6 की, रासायनिक ऊष्मागतिकी। तो रासायनिक ऊष्मागतिकी में ऑब्जेक्टिव आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ये वाला जैसे 6वां ऑब्जेक्टिव है ये, इसको संबंध जो पूछा जाता है इसको आप देख लेना, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ब्रह्मांड की एंट्रोपी कैसी हो रही, बढ़ रही, घट रही, स्थिर है, क्या हो रही है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी कैसी हो रही है बच्चों? बढ़ रही है, दिनों दिन इसमें परिवर्तन हो रहा है। हैस का नियम, हैस का नियम पढ़ लेना, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। प्रश्न 3। फिर इसके बाद प्रश्न 4, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सदैव इतना कितना क्यों होता है। फिर एंट्रोपी पढ़ लीजिएगा, एंट्रोपी का महत्व पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो प्रश्न 6वां है, टिप्पणी लिखने के लिए है कुछ चीज़ों की, इसमें बच्चों अवस्था फलन अथवा पथ फलन क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा। इसका प्रश्न ये व्युत्पत्ति कीजिए, डेल H इक्वल टू डेल U प्लस nRT एंथैल्पी। ये व्यंजक मैं आपको कल सॉल्व करा दूंगा, यदि टाइम मिला तो मैं आपको दे दूंगा बच्चों। एक्चुअल का मेरी भी ड्यूटी रहती है स्कूल में, तो मुझे जाना पड़ जाता है। फिर 8वां क्वेश्चन देखिए, दहन ऊष्मा उदासीनीकरण ऊष्मा की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, ये इनको आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। 10वां गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ये भी अपने आप में मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन एंट्रोपी क्या है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार वाला, ठीक है, ये कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये मुक्त ऊर्जा फलन क्या होता है, ये एक छोटा सा व्यंजक है, इसको सीखना है आपको। फिर यहाँ पे देखिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की व्युत्पत्ति, ये वाला प्रश्न 19वां क्वेश्चन कर लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ पे 22वां क्वेश्चन बंधन ऊर्जा या बंध ऊर्जा किसे कहते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा में डिफरेंस अंतर पूछा जाता है, तो ये कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गए हमारे 6 अध्याय तक के इम्पोर्टेंट। 7वां अध्याय शुरू होता है यहाँ से, एक ही वीडियो में मैंने दोनों इंपॉर्टेंट दे दिए हैं आपको, ठीक है, पूरे इंपॉर्टेंट इसी वीडियो में है। 6वां क्वेश्चन संयुग्मी अम्ल और क्षार युग्म क्या है, इसको तैयार कर लीजिएगा 7वें अध्याय से। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे आर्हीनियस अवधारणा जो है, इसके बारे में आर्हीनियस अवधारणा, ब्रांस्टेड-लारी अवधारणा, ये 3 अवधारणा है, एक लुईस संरचना, इसको आपको सीख लेना तीनों। फिर ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, अब देखिए कंटिन्यू में फंस रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो है ही सब इंपॉर्टेंट, तो उसको तो बताना पड़ेगा ना बच्चों। 11वां क्वेश्चन पीएच स्केल वाला 12वां सम आयन प्रभाव क्या है, इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 16वां विलेयता गुणनफल क्या है, इसको समझ लीजिएगा। 18वां द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम तैयार कर लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी केपी और केसी में संबंध, इसको तैयार कर लीजिएगा। एक व्यंजक है, मज़ेदार व्यंजक है बच्चों, ये दिया है पूरा इसका सॉल्यूशन यहाँ पे, और ये यहाँ तक करना है पूरा इसका, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं रोक दे रहा थोड़ा सा वीडियो, ये और फिर ये केपी केसी में संबंध, मज़ेदार क्वेश्चन है। ली सातेलिए का सिद्धांत, बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता हाफ ईयरली में पूछा जाएगा, आपको देखना है तो देख लीजिएगा। 21वां क्वेश्चन है ताप में वृद्धि के साथ CO2 की विलेयता घटती है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अध्याय 8 आया रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि हमारा अंतिम और फाइनल अध्याय है। इसमें बच्चों ये ऑब्जेक्टिव तो आपको पढ़ लीजिएगा, ये जैसा ये वाला 9वां 10वां, सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है। तो सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है बेटा, हमारा लिथियम Li, ठीक है, और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्या है, पारा, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये आपकी जो सही जोड़ियां हैं इनको आप देख लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्नोत्तर की, तो पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन को समझाइए, ये तैयार कर लीजिएगा। तीसरा इलेक्ट्रोड विभव क्या है, यह सेल विभव से कैसे भिन्न होता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चौथा रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या आशय, ये कर लीजिएगा। 5वां ऑक्सीकारक क्या है, 6वां अपचायक क्या है, ऑक्सीकारक की डेफिनेशन और अपचायक की डेफिनेशन ये दोनों तैयार कर लेना है। यहाँ पे ये 7वां क्वेश्चन योगात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया अलग चीज़ होती है और योगात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया अलग होती है। ये है रेडॉक्स अभिक्रिया और ये है योगात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया, तो इसमें आप देख लेना, इसमें क्या होता है एक्चुअल में संयोग होकर के बनती है, ठीक है। 9वां कर लीजिएगा प्रतिस्पर्धात्मक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया, ये क्या है।
फिर यहाँ पे 11वां क्वेश्चन ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर। 12वां स्टॉक नोटेशन क्या है, इसकी व्याख्या आ सकती है। बच्चों प्लीज़ हमारे वीडियो 9वीं 10वीं के बच्चों को भी ज़रूर बता दो, और आप लोग भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो ताकि उनकी मदद हो जाए। और आपके कोई ऐसे पहचान वाले जो दूसरे ज़िले में रहते हैं तो उनको भी आप हमारी वीडियो के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, जो MP के हैं उनके सबके लिए फ़ायदेमंद। वैसे तो NCERT सिलेबस है, ये पूरी इंडिया में लागू है, फिर भी थोड़ी सी आपसे मैं मदद की अपेक्षा करता हूं, कर दिया कीजिए बच्चों प्लीज़ थोड़ी सी मदद। प्रश्न 13वां स्टॉक तंत्र क्या है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। और ये है बच्चों हमारा 23वां विषम अनुपाती अभिक्रिया क्या है उदाहरण, और 24वां विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको पढ़ लेना। विषम अनुपाती अभिक्रिया क्या है, ये है विषम अनुपाती या फिर असमानुपातन अभिक्रिया, ये है, इनको आप देख लीजिएगा बच्चों। ये है हमारे पूरे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के, प्लीज़ भागिएगा मत, मेरी बात सुन लें, इन सबको पढ़ लें अच्छे से। इसके अलावा भी अपनी तैयारी कर लें बच्चों, आप सब लोग फर्जी पेपर के चक्कर में ना पड़ें, अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, क्योंकि हर ज़िले में अलग अलग पेपर आ रहे हैं, इसलिए कोई पेपर धोकर से आपको मिल भी जाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो फंस जाए। इसलिए बच्चों अपनी तैयारी पर भरोसा करें, ईमानदारी पूर्वक तैयारी करें और ईमानदारी से पढ़ें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके बेटा, आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक।